विद्यार्थियों, इस सत्र में हम लोग पंत के काव्य में प्रकृति विषय पर चर्चा करेंगे। पंत यानी सुमित्रानंदन पंत छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। चतुष्टयी में आते हैं और आप जानते हैं छायावाद का जो आंदोलन है, दौर है, यह सन 1918 से 1936 तक रहा और इसने हिंदी काव्य जगत को समृद्ध किया है। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं और प्रकृति जो है वह अनादि अनंत काल से मनुष्य की सहचरी के रूप में, सखी के रूप में हमेशा सामने आई है। सुमित्रानंदन पंत ने अपनी तमाम काव्य कृतियों में इस प्रकृति के विभिन्न रूपों का, उसके सौंदर्य का, उसकी छटा का मोहक चित्रण हमारे सामने रखा है। प्रकृति के मोहक रूप के प्रति वो इतने आसक्त थे कि उसके समक्ष नारी के रूप वैभव को भी त्यागने के लिए प्रस्तुत थे। तभी तो पंत जी ने अपनी रचनाओं के मार्फत से व्यक्त किया है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। अर्थात पंत जी ने अपनी कल्पना और सृजनशीलता के माध्यम से प्रकृति को बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है और उन्होंने अपनी काव्य प्रेरणा का उत्स इसी प्रकृति को स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं लिखा है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। कवि जीवन से पहले भी मुझे याद है, मैं घंटों एकांत में बैठा प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था और कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। जब कभी मैं आंखें मूंद कर लेटता था तो वह दृश्यपट
मेरी आंखों के सामने घुमा करता था और वह शायद पर्वत प्रांत के वातावरण ही का प्रभाव है कि मेरे विश्व और जीवन के प्रति गंभीर आश्चर्य की भावना पर्वत की तरह निश्चल रूप में अवस्थित है। इस उद्धरण के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकृति के प्रति सुमित्रानंदन पंत के मन में जो प्रेम है, जो मोह है, वह क्षणिक नहीं है, स्थायी रूप से है। और उनके इस स्थायी प्रेम का उदाहरण आप उनकी तमाम काव्य कृतियों में परिलक्षित कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि कवि सुमित्रानंदन की, पंत जी की काव्य कृतियों में प्रकृति अभिन्न रूप में आती है, और चाहे वह कुर्मांचल प्रदेश की सस्य श्यामल धरती हो, अथवा कौशानी हो, कौशानी की सुंदर प्रकृति हो, या फिर अन्य प्रांत हो, तमाम वीणा से लेकर ग्रंथि से होते हुए या फिर अतिमा तक की काव्य यात्रा में हम प्रकृति के विभिन्न रूपों का निदर्शन करते हैं। प्रकृति संबंधी उनके दृष्टिकोण को क्रमिक विकास के रूप में दिखाने के लिए उनकी प्रकृति चेतना से परिचित होने के लिए सबसे पहले हम वीणा में उनकी दृष्टि का परिचय देना चाहेंगे। जैसे वीणा में प्रकृति का सरस, मृदुल और कोमल स्वर दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। छाया, अंधकार, सरिता, निर्झर, लता, पुष्प, उषा और विहग पर छोटी छोटी रचनाएं हैं। यहां कवि ने स्वयं को एक बालिका के रूप में प्रस्तुत किया है, चित्रित किया है एक बालिका के रूप में, और प्रकृति को सजीव या चेतन रूप में अंकित किया है। उनसे, प्रकृति से उन्होंने तमाम तरह के प्रश्न किए हैं, जिज्ञासाएं प्रकट की हैं, जैसे एक बालिका क्या करती है। तो जैसे जैसे वह प्रकृति के रूप पर मोहित होते जाते हैं, वे उसके गुणों पर मुग्ध होते जाते हैं, और इसी क्रम में प्रकृति से पंत जी तादात्म्य स्थापित करते रहते हैं। यह सच है कि वीणा के अलावा उनका अगला जो काव्य संग्रह है ग्रंथि, वहां तक आते आते प्रकृति के प्रति जो प्रारंभिक आकर्षण था, उसमें थोड़ी सी न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। लेकिन जब कवि पल्लव लिखते हैं, पल्लव की कविताओं में
प्रकृति प्रेम की गहराई, वस्तु के प्रति तमाम तरह की कल्पनाएं, उन सबों को कवि ने पल्लव में स्थापित किया है, चित्रित किया है। और पल्लव में प्रकृति के संपर्क में आकर कवि बड़े भारी आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद गुंजन, गुंजन में उनकी प्रकृति संबंधी सभी रचनाएं सौंदर्य और आनंद की भावना से परिपूर्ण है। वीणा में जो प्रकृति रानी थी, वही अब यहां किसी रूपसी के आगे नतमस्तक सी दिखाई पड़ती है। पहले प्रकृति हंसती थी, प्रकृति हंसती थी तो नारी चिढ़ती थी, और यहां नारी हंसती है तो प्रकृति ईर्ष्या के कारण लाल हो जाती है। कवि के शब्दों में, तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार लगा गई, मधु के वन में ज्वाल, खड़े किंसुक अनार कचनार, लालसा की लौ से डर लाल। तो पल्लव ग्रंथ में पल्लव काव्यकृति के समान शुद्ध प्रकृति का वर्णन गुंजन में संभव नहीं हुआ है। कहीं कोई विशिष्ट विचार, कोई आध्यात्मिक भाव और कहीं कोई दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत होता है। युगांत से लेकर ग्राम्या तक, आप जानते हैं कि युगांत पंत जी का एक काव्य संग्रह है, 1936 के आसपास उसका प्रकाशन होता है। तो उस काव्य कृति से लेकर ग्राम्या की प्रकृति पर मानवतावाद का प्रभाव पाया जाता है। यहां मनुष्यता या मानव को कवि महत्व देता है। कवि की बहुत प्रसिद्ध एक पंक्ति है। कवि ने कहा है कि सुमन सुंदर, विहक सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो धीरे धीरे जब स्वर्ण किरण, स्वर्ण वेला, स्वर्ण धूलि जैसी काव्य कृतियां पंत की आती हैं, प्रकाशित होती हैं, तो वहां हम पाते हैं कि इनकी प्रकृति अरविंद के चेतनावाद में डूब गई है और कवि विशेष रूप से विराट कल्पनाओं का प्रेमी हो गया है। आत्मा की गरिमा पर बल देता है और इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि प्रकृति संबंधी उनकी दृष्टि उनकी कविताओं में विभिन्न रूप में परिवर्तित होती दिखाई पड़ती है। अब हम उनकी
कविताओं के मार्फत से प्रकृति के जो चित्रण हैं, जिन्हें हम काव्य शास्त्रीय भाषा में कहें आलंबन के रूप में प्रकृति, उद्दीपन के रूप में प्रकृति, यानी प्रकृति के विविध रूपों को किस प्रकार से सुमित्रानंदन पंत ने अपनी कविताओं में चित्रित किया है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आलंबन रूप में प्रकृति पर जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि छायावादी कविता की सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति का आलंबन रूप है। और आलंबन रूप क्या होता है? यह रूप, इस रूप में प्रकृति का चित्रण हो रहा है, अर्थात आलंबन रूप में प्रकृति कवि के लिए साधन नहीं बल्कि साध्य बनकर आती है। साधन नहीं, साध्य है। इसमें कवि प्रकृति के दर्शन से आत्मविभोर जैसा हो जाता है और उसके हृदय की मुक्तावस्था दिखाई पड़ती है या हृदय को मुक्तावस्था की प्राप्ति होती है। यहां प्रकृति का शुद्ध वर्णन होता है और हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे प्रकृति वर्णन को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया है। इस आलंबन रूप के अंतर्गत हम तमाम तरह की शैलियों का प्रयोग कर सकते हैं। मानवीय रूप में चित्रण, नाम या वस्तु की गणना, ये एक एक शैली होती है। उसमें विस्तार में जाए बिना हम उन कविताओं का नाम गिनाना चाहेंगे जिन कविताओं में कि आप आलंबन रूप में प्रकृति को परिलक्षित कर सकते हैं, पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसे बादल, वसंत श्री, एक तारा, हाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है नौका विहार जो आपने पढ़ी होगी। हिमाद्री, आंसू, प्रथम रश्मि, और ये जो कविताओं के नाम गिनाए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, जिनका उल्लेख किया जा रहा है, इन कविताओं में आप केवल प्रकृति का आलंबन रूप नहीं देखेंगे, लेकिन यहां आप प्रकृति को एक मान लीजिए कि उपदेशिका के रूप में, प्रकृति के उद्दीपन के रूप में, प्रकृति के रहस्य के रूप में, ये जिन्हें आप कहते हैं कि इन कविताओं में आप बहुआयामीता को पा सकते हैं, देख सकते हैं। आंसू एक कविता है, प्रथम रश्मि है, संध्या है, तमाम तरह की कविताएं हैं जिनमें कि आप आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण पा सकते हैं। अब आप देखिए कवि किस तरह से कविता संभव करता है। लह लह पालक, मह मह धनिया, लौकी औ, सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अर्थात जो विविध फल हैं, विविध सब्जियां हैं, उन सब्जियों का एक साकार बिंब वह अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी कविवर पंत ने अपनी कविताओं के माध्यम से निर्जीव, निष्प्राण वस्तुओं,
में भी चेतनता का आरोप करते हैं। जैसे चांदनी को जब वो चित्रित करते हैं, चांदनी का जब वो चित्रण करते हैं, तब वो एक नव युवती के तौर पर अंकित करते हैं, जो जिसे आप प्रकृति का मानवीकरण का बड़ा उदाहरण मान सकते हैं। जैसे नीले नभ के सतदल पर वह बैठी शरद हासिनी, मृदु करतल पर शशि मुखधर, नीरव अनिमिष एकाकिनी। इस प्रकार से उन्होंने मानवीकरण, जिसे अंग्रेजी में पर्सनिफिकेशन कहते हैं, जड़ में चेतनता का आरोप करते हैं और प्रकृति वहां अपने दिव्य रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। कवि सुमित्रानंदन पंत ने उद्दीपन रूप में भी प्रकृति का चित्रण किया है। संयोगावस्था में जहां प्रकृति संयोग सुख को उद्दीप्त करती है, वहीं वियोगावस्था में विरह वेदना में अत्यधिक वृद्धि भी कर देती है। विरह वेदना का उद्दीपन उषा की आशा, संध्या की उदासी, लहरों की अधीरता और सौरभ समीर की ठंडी सांसों से दिखाया गया है। पंक्तियां सुन सकते हैं। कब से बिलोकती तुमको उषा के वातायन से, संध्या उदास घिर जाती, सुने ग्रह के आंगन से, लहरें अधीर सरसी में तुमको ताकती उठ उठ कर, सौरभ समीर रह जाता, प्रेयसी ठंडी सांसें भरकर। तो प्रेयसी आलंबन है और रति स्थायी भाव है। उषा, संध्या आदि उद्दीपन है। इस प्रकार से कवि प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ध्यान दीजिए, प्रकृति के माध्यम से उन्होंने रहस्य का उद्घाटन भी किया है। प्रकृति का चित्रण करते समय उन्होंने प्रकृति को रहस्यात्मक रूप में, गुणात्मक रूप में अपनी कविताओं में चित्रित किया है। अर्थात कवियों ने प्रकृति को जो एक अगोचर, अव्यक्त सत्ता के रूप में चित्रित किया है, भक्ति काल से लेकर छायावाद तक पंत जी ने उस परंपरा का भी निर्वहन किया है। जैसे मौन निमंत्रण कविता में या फिर नौका विहार कविता में आप रहस्यात्मक रूप में प्रकृति के दर्शन कर सकते हैं, पा सकते हैं। अब पंक्तियां देखिए। देख वसुधा का यौवन भार, गुंज उठता है जब मधुमास, विधुर उर्के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुले पड़े सोच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे
भेजता मौन। यह है रहस्यात्मक प्रकृति चित्रण की एक झांकी। आलंकारिक रूप में तो प्रकृति है ही, और पंत जी ने उसे भी निभाया है, लेकिन एक बहुत प्राचीन परंपरा प्रकृति को लेकर उसे पंत जी ने प्रकृति के माध्यम से हमारे सामने फिर उज्जीवित किया है। और हम देखते हैं, पाते हैं कि कालिदास के रघुवंशम में, या उससे भी महत्वपूर्ण किताब, महत्वपूर्ण कृति मेघदूतम, जिसमें मेघ को यानी बादल को दूत के रूप में कवि ने चित्रित किया है। ठीक उसी तरह उसी परंपरा को हरिऔध ने प्रिय प्रवास में पवन को दूत बनाया है, या फिर प्रेम के पीर के कवि रीतिमुक्त धारा के कवि घनानंद ने कभी बादल को तो कभी पवन को दूत के तौर पर चित्रित किया है। अरे वीर पवन कहकर वो संबोधित करते हैं। इतना ही नहीं, जब हम उसी परंपरा में आते हैं तो हमारा बहुचर्चित कवि यानी सुमित्रानंदन पंत जी ने भी बादल को अपनी बादल कविता में मेघदूत को संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया है। सुरपति के हम ही हैं अनुचर, जगत प्राण के भी सहचर, मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के चीर जीवनधर। इस तरह से जहां वो अपनी प्रकृति के चित्रण में परंपरा से चली आ रही प्रकृति संबंधी जो तथ्य हैं, या परंपरा से चले आ रहे प्रकृति चित्रण को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तो मानवीकरण जैसे तत्वों को भी, प्रकृति चित्रण को भी हमारे सामने रखा है। पंत जी के लिए प्रकृति शाश्वत है, और वो मानते हैं कि प्रकृति की शाश्वतता में संसार की, समाज की शाश्वतता है। और वो लिखते भी हैं नौका विहार जैसी कविता में कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर में आलोकित सत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। यानी प्रकृति को उन्होंने दार्शनिक लक्ष्य के आधार पर भी पाठकों के सामने चित्रित किया है। ठीक इसी तरह प्रकृति को उन्होंने पृष्ठभूमि के तौर पर भी लिया है। प्रकृति चित्रण पृष्ठभूमि या वातावरण को उपस्थित होने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका
अदा करता है और इस शैली को भी पंत जी ने अपने काव्य संसार में ग्रहण किया है, खासतौर पर ग्रंथि जैसे कविता संकलन में। मैंने बताया, उल्लेख किया कि पंत जी ने प्रकृति को एक उपदेशिका के रूप में भी स्वीकार किया है, अर्थात तमाम जो हमारे कवि जीवन को स्वस्थ, सुंदर और बेहतर बनाने के लिए सारी की सारी शिक्षा प्रकृति से लेते हैं। और ये छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद को भी देखें तो हम पाते क्या हैं कि प्रकृति की विभिन्न क्रीड़ाओं, प्रकृति के विभिन्न उसकी गतिविधियों और उसके विभिन्न व्यापारों से वो मनुष्य समाज के लिए शिक्षा अर्जित करते हैं। जैसे श्रद्धा सर्ग में प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। और उसी कालखंड के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, तो उन्होंने भी उपदेशिका के रूप में प्रकृति को ग्रहण किया है। अर्थात पंत जी ने अनेक रूपों में, विभिन्न प्रकार की शैलियों में प्रकृति के सुंदर चित्र अंकित किए हैं। और उनकी प्रकृति किसी एक रूप में नहीं है। तभी तो प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह ने अपनी किताब छायावाद में उन्होंने लिखा भी है, एक अध्याय का नाम है सखी मां सहचरी प्राण। तो उसमें आप देख सकते हैं कि प्रकृति कितने रूपों में, नारी कितने रूपों में चित्रित हुई है। यह प्रकृति हास रुदन का प्रतीक बनकर आती है, तो यह प्रकृति उद्दीपक का रूप लेकर आती है। और इन्हें आप उपदेश के रूप में रखें या अन्य रूप में रखें। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम सुमित्रानंदन पंत की प्रकृति चेतना पर बात कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आज के इस कालखंड में सर्वंशः प्रकृति पर विकास के नाम पर सबसे बड़ी विनाश की लीला छाई जा रही है। हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण बहुत ही संकट में है। और यदि हम प्रकृति से प्रेम करें, क्योंकि हमारा बचना, हमारा जीना, हमारा होना प्रकृति के होने के साथ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। प्रकृति रहेगी तो हम रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति से अगाध प्रेम किया था, तो इस अध्याय से हम भी यह सीखें कि पेड़, पौधे, जल, जंगल से हमारा लगाव रहे, ताकि हम एक सुंदर और बेहतर भारत और विश्व की परिकल्पना कर सकते हैं, जिसमें कि मनुष्यता के सामने, जो प्रकृति के सामने बहुत बड़ा खतरा है, उसे हम टाल सकते हैं। आप सबों को बहुत 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 धन्यवाद।